हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 लेसन 1 जो है उसका हम अति लघु और लघु क्वेश्चन से करवा चुके हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग दीर्घ का क्वेश्चन 1 जो कि है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी का योगदान क्या था वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था और 1820 ईस्वी में राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त दल कार्बोनरी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य यह था कि छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर राज्य की स्थापना करना था। कार्बोनरी के असफल होने पर मेजनी ने अनुभव किया कि इटली का एकीकरण कार्बोनरी की योजना के अनुसार नहीं हो सकता है। तो इटली का एकीकरण कार्बोनरी की योजना के अनुसार नहीं हो सकता है। 1831 में उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और युवा शक्ति में मेजनी का अटूट विश्वास भी था। और युवा इटली संस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि इटली के एकता एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित राज्य की स्थापना करना। मेजनी के दिमाग में संयुक्त इटली का स्वरूप जितना स्पष्ट हो और निश्चित था उतना किसी और के दिमाग में नहीं था। मतलब मेजनी के दिमाग में जितना संयुक्त इटली के लिए स्वरूप था, वो जितना स्पष्ट और निश्चित था इटली के लिए मेजनी का, उतना किसी और के दिमाग में नहीं था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। सर्डिनिया जो था वो पिडमाउंट का शासक था और चार्ल्स एल्बर्ट उसने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। और विचारों की टकराहट के कारण इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया, जिसमें सर्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट पराजित हो गया। और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया और मेजनी की पुनः हार हो गई और वह इटली से पलायन कर गया। जैसे ही मेजनी का हार हुआ इस युद्ध में, वैसे वो पलायन कर गया इटली से। तो हमने मेजनी का योगदान हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग काउंट काबूर के बारे में उसका योगदान पढ़ेंगे। तो अब हम लोग काउंट काबूर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। काउंट काबूर जो था, काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था। तो काबूर कौन था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था और एक वो राष्ट्रवादी भी था। वास्तव में काबूर के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता निरर्थक होती, अगर काबूर ने इन दोनों के विचारों को समाज से स्थापित नहीं किया रहता था। ठीक है, तो हम लोग काउंट काबूर के बारे में जान गए। काउंट काबूर यह जानता था, ठीक है, काउंट काबूर क्या जानता था, पहले हम ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि काउंट काबूर जो था वो ये जानता था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और दूसरा ये जानता था काबूर ये जानता था कि एकीकरण के लिए आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए, तभी इटली का राज्य ऑस्ट्रिया से मुक्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया से मुक्ति बिना विदेशी सहायता के संभव नहीं थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर मुक्ति चाहिए इटली के राज्य को, तो उसको विदेशी सहायता लेना संभव नहीं था।
अगर विदेश से वो सहायता नहीं लेता तो वो ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाता। अतः ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए काबूल ने फ्रांस से मित्रता कर ली और 1853 और 54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस को मदद किया, जिसका प्रत्यक्ष लाभ युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में मिला। इस सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के पिंडमाउंट को भी बुलाया गया और यह काबूल की सफल कूटनीति का परिणाम था। और इस सम्मेलन में जैसे ही काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित किया और काबूल ने इटली के समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, काबूल ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड से एक संधि की जिसमें यह तय किया गया था। अब क्या क्या तय किया गया था ये आगे हम लोग देखते हैं। पहला, फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिंडमाउंट के सैन्य समर्थन देगा तथा इटली के प्रांतों को नीस और सेवाएं फ्रांस को प्राप्त होगा। काबूल ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड से जो संधि किया था उसमें यह तय हुआ था कि फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिंडमाउंट के सैन्य समर्थन देगा तथा जब फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उसमें पिंडमाउंट के सैनिक का समर्थन देगा तथा इटली के प्रांत नीस और सेवाएं फ्रांस को प्राप्त होगा। तथा सेकंड जो था संधि में वो तय किया गया था, फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिलाया कि यदि उत्तर और मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के आधार पर पिंडमाउंट से मिलाया जाता है तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। और इसके आगे देखते हैं। काबूल ने इस कार्य की बहुत आलोचना हुई, लेकिन यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वो दो प्रांत ऑलरेडी खो चुके थे। 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हुआ। मतलब 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट में कुछ सीमा संबंधी विवाद हुआ जिससे युद्ध शुरू हो गया और इटली ने फ्रांसीसी सेना के समर्थन से सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया और इटली ने फ्रांसीसी सेना के समर्थन से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। मतलब इटली ने फ्रांस सेना के समर्थन से ही ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। ऑस्ट्रिया के अधीन लोम्बार्डी पर पिंडमाउंट का अधिकार हो गया और नेपोलियन थर्ड इटालियन राष्ट्रवाद से घबराने लगा। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त करने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराई, जो विला फ्रेंका की संधि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट के बीच का जो मध्यस्थता कराई वो विला फ्रेंका की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिंडमाउंट का तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। लोम्बार्डी पर अधिकार हो जाने के बाद काबूल का उद्देश्य मध्य एवं इटली का एकीकरण करना था और मध्य एवं उत्तरी इटली का एकीकरण करना था। मध्य और उत्तरी प्रांतों की जनता पिंडमाउंट के साथ मिल गया और इस तरह अभियान वहीं खत्म हो गया और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया और इस प्रकार शेष जर्मनी का एकीकरण 1871 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय के नेतृत्व में पूरा हुआ। तो हमने गैरीबाल्डी के बारे में भी जान लिया, उन्होंने क्या किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो हो रहा है उसे देख के फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।